नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और अब से सिर्फ 1.5 घंटे के बाद 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जी हां, हर किसी को इंतजार है कि जो हम सियासी घमासान पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, आखिर उसकी तारीख चुनावों की कब आएगी। और अब से ठीक 1.5 घंटे बाद 4 राज्यों में, केंद्र शासित एक प्रदेश में आज चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। कितने चरणों में होता है, क्या उस पर पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन रहता है, हर खबर सबसे पहले आपके पास। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल में चुनाव। जी हां, तमिलनाडु, असम, केरल, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ पुडुचेरी की भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो सकता है। और सूत्रों से जो खबरें हमारे पास हैं, बंगाल में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा असम, तमिलनाडु, केरल, इन 3 राज्यों में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। और साथ ही साथ पुडुचेरी में भी। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वोटों की गिनती एक ही दिन मुमकिन है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में एक ही दिन में मतदान कराए जाने के अनुमान है। और 1 मई से पहले नई विधानसभा के गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी है। और 4 मई से बोर्ड के इम्तिहान होने वाले हैं, लिहाजा उसके पहले पहले ये पूरा कार्यक्रम संपन्न कराना जरूरी है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ ममता दी, जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत झोंक दी है ताकि अपनी कायनात वो पश्चिम बंगाल में बचा सके। तो दूसरी तरफ बीजेपी, जिसने 2016 के विधानसभा चुनाव में तो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, महज 3 सीटों पर अटक गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में 2019 में 18 सीटें आने के बाद मन बढ़ा और अब पूरी ताकत बीजेपी वहां भी झोंक रही है। आपको बता दें, 2021 का चुनावी युद्ध, कितने राज्य, तो कुल 4, केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी 1, जिसमें आज शाम 4:30 बजे, अब से ठीक 1.5 घंटे बाद चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। पश्चिम बंगाल में 294 कुल सीटें हैं और ऐसा ही हर राज्य का हम आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। 126 असम में। जी हां, असम की 126 सीटें हैं जहां पर माना जा रहा है 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु की 234 सीटें हैं, साथ ही साथ केरल में 140 सीटें हैं और पुडुचेरी में भी चुनाव होना है जिसकी तारीख का आज ऐलान होगा। वहां 30 सीटें हैं। सबसे बड़ी चिंता चुनाव आयोग की सुरक्षा के अलावा जो रहेगी वो रहेगी कोरोना काल में हो रहे इस चुनाव की। हालांकि बिहार का चुनाव हम देख चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में महाराष्ट्र और केरल में कोरोना को लेकर जिस तरीके से दोबारा खतरे की घंटी बजी है, चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चिंता, बड़ी चेतावनी कोरोना को लेकर भी होगी, सुरक्षा के साथ साथ। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ आ चुके हैं। 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त लाइव आ चुकी हैं। संजय शर्मा, चुनाव आयोग पर लगातार आपकी नजर रहती है। इन 5 जगह पर चुनाव आयोग दौरे कर चुका है, तो डेट शीट आ जाएगी आज, पक्का है? जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि जिस समय चुनावी माहौल पूरी सरगर्मी पर है, ऐसे में चुनाव आयोग विज्ञान भवन जैसी जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो हमें पूरा यकीन है कि चुनाव आयोग चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के लिए ही यहाँ पर आ रहा है। जैसी कि परंपरा है, चुनाव आयोग ऐलान से ठीक पहले एक मीटिंग करता है, पूरे जो प्रोफार्मा है, पूरा ड्राफ्ट है, उसको फाइनल करके, और तीनों आयुक्त उस पर दस्तखत करते हैं और उसके बाद आकर वो प्रेस के सामने उसका ऐलान करते हैं। तो 2 बजे से वहाँ मीटिंग चल रही है। मीटिंग जैसे ही ख़त्म होगी, यहाँ तीनों चुनाव आयुक्त और उपायुक्त यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ आकर वो हॉल नंबर 5 में, जो दूसरी मंजिल पर है, वहाँ वो 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। शुरुआत में आधा घंटा से पौना घंटा 5 राज्यों की परिस्थितियां बताई जाएंगी, कितने वोटर हैं, कितने महिला, कितने पुरुष, कितने पोलिंग स्टेशन होंगे, कितनी डेमोग्राफी है, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और लगभग 5:15 बजे मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। सबसे आखिर में चुनावी तारीखों का ऐलान होता है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है और सभी चुनाव आयुक्त एक बार फिर मीटिंग में चले जाते हैं। तो वैसा ही हो रहा है। लेकिन जो 2 पड़ोसी इधर उत्तर पूर्व में हैं, यानी बंगाल और असम, वहाँ की चुनावी परिस्थितियाँ अलग हैं। और जो दक्षिण के 3 पड़ोसी हैं, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, वहाँ की चुनौतियाँ अलग हैं। दक्षिण में जहाँ कोरोना का संकट, उससे निपटने के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष के साथ सुरक्षित चुनाव कराने की चुनौती है, वो है। और यहाँ है कि शांतिपूर्ण चुनाव कराने की चुनौती है, स्वतंत्र निष्पक्ष के साथ शांतिपूर्ण, और उधर है सुरक्षित।
इन तमाम चीज़ों को लेकर चुनाव आयोग ने अपनी अपनी चिंताओं से राज्य के अमले को आगाह कर रखा है और उसी हिसाब से एहतियाती इंतजाम भी किए गए हैं, उपाय भी किए गए हैं। यहाँ पर पिछली बार 7 चरणों में 4 अप्रैल से लेकर 5 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव हुए थे बंगाल में, लेकिन उस समय 2016 में इम्तहान पहले ही ख़त्म हो गए थे। लेकिन इस बार कोविड की वजह से इम्तहान मई में शिफ्ट हो गए हैं। 4 मई से इम्तहान होने हैं, यानी 1 मई या 2 मई तक चुनावी प्रक्रिया को इतिश्री कर देनी है, उसका समापन कर देना है, क्योंकि फिर शिक्षक और बाकी शिक्षा विभाग के अन्य विभागों के कर्मचारी अधिकारी उसमें लग सकें। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 30 अप्रैल या 1 मई तक सारी चीज़ें चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 3 या 4 दिन के अंतराल पर एक चरण के चुनाव होंगे और होली के ठीक बाद बंगाल में शुरुआत होगी चुनाव की और इसके साथ ही 3-4 दिनों के अंतराल पर एक चरण के चुनाव होंगे, मतदान होगा। इसी दौरान असम में भी मतदान हो जाएगा, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं कि 3 चरणों में मतदान होना है। अब देखते हैं सूत्र हमें बता रहे हैं वो बातें कितनी सच साबित होती हैं। दक्षिण के 2 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में एक ही दिन एक ही चरण में चुनाव होंगे। मतगणना सबकी एक साथ होगी, यानी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में, बिल्कुल आखिरी चरण में, हफ्ते के आखिरी चरण में मतगणना हो जाएगी और सभी जगह विधानसभाओं का गठन हो जाएगा। संजय, आपने दिलचस्प बात बताई और ये हमेशा होता है। 4:30 बजे के आसपास बूथ कितने हैं, कितने मतदाता हैं, इसकी गिनती से शुरुआत होती है। लगभग 5-5:15 बजे पूरा सस्पेंस खत्म होता है जब चुनावी तारीखों का ऐलान होता है अंत में। चित्रा, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, चाहे असम हो, पश्चिम बंगाल, केरल, चुनावी हिंसा और जिस तरह का घमासान है, सुरक्षित चुनाव कराना यहां पर सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी चुनाव आयोग की। तो मुझे लगता है खास तौर पर कितने फेजेस में यहां पर चुनाव होंगे और किस तरह से इसे सुरक्षा बलों की वहां पर नियुक्ति होगी, इन सब की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। इसके बारे में बाकायदा चुनाव आयोग ने वहां पर संबंधित अधिकारियों से बातचीत भी की थी। खुद वहां पर अधिकारी पहुंचे थे और वहां पर माहौल का जायजा लिया था, चारों राज्यों और पुडुचेरी की भी अगर हम बात करें तो। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि वहां पर चुनावी हिंसा लगातार इस समय भी हम देख रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ अगर सबसे ज्यादा सुर्खियां पश्चिम बंगाल का चुनाव किसी एक बात को लेकर चुनावी सुर्खियां हासिल कर रहा है तो वो है वहां की हिंसा। इसी वजह से माना यही जा रहा है कि 6 से लेकर 8 चरणों तक वहां पर पश्चिम बंगाल में चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, यानी कि इन चरणों में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। 2016 में जैसा कि संजय जानकारी दे रहे थे, देखिए 4 अप्रैल से शुरुआत हुई थी और पूरे 1 महीने तक पश्चिम बंगाल में, यानी कि 5 मई को समापन हुआ था। 6 चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव संपन्न किए गए थे। माना जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि एहतियातन थोड़ा बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल भी एक तरफ है जिसके मद्देनजर तमाम एहतियात यहां पर बरतने होंगे। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य विधानसभा के लिहाज से अगर हम देखें तो आ जाता है तमिलनाडु में भी चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बाकायदा जाके जायजा लिया था और वहां पर भी अपनी टीम को भेजकर यह पता लगाया था कि वहां पर किस तरह से, हालांकि चुनावी हिंसा की खबरें उस तरह से सामने नहीं आती हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत वहां पर भी चुनाव अच्छे से संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती होगी। केरल, देखिए एक तरफ पश्चिम बंगाल जहां तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई जोरों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ केरला की बात करें, राहुल गांधी जिस तरह से सक्रिय हैं, कभी वो समंदर में छलांग लगा रहे हैं, कभी वो मछुआरों से बातचीत कर रहे हैं, वहां की जनता को अपने पक्ष में करने की कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष। तो ऐसे में केरला में साख दांव पर लगी हुई है कांग्रेस पार्टी की, तो वहां पर भी शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो जाए, क्योंकि वहां पर भी हिंसा की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। अगर पिछले चुनावों को हम देखें तो चुनाव आयोग के सामने ये तमाम बड़ी चुनौती होगी। पुडुचेरी की बात करें तो हाल ही में वहां पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो वहां की स्थितियां बाकी इन राज्यों के मुकाबले, चूंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है, तो बिल्कुल अलहदा रहने वाली है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिन 5 जगहों पर विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 जगहों पर है और वो है असम। वहां की 86 सीटें पिछली बार यानी कि 2016 में इस पार्टी ने हासिल की थी, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे देखे जाएं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के देखे जाएं, गृह मंत्री अमित शाह के देखे जाएं, उसके मद्देनजर सत्ता बचाने की एक तरफ असम में चुनौती होगी, तो पश्चिम बंगाल में कमल खिलाने को बेकरार यहां पर भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा, कुछ देर का और इंतजार। लेकिन आज चुनाव आयोग का दिन है अंजना और रोहित, तो यकीनन चुनाव आयोग जब 4:30 बजे अपने माइक थामेंगे, उसके बाद विस्तार से छोटी छोटी चीजों के बारे में सबसे पहले जानकारी दी जाती है, ताकि मतदाताओं को भी समझ में आ जाए और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको भी, और उसके बाद जो भी चुनावी तारीख होगी उसका ऐलान चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ आ गए हैं, बंगाल की सियासत में क्या चल रहा है उनसे बात करेंगे, और साथ ही संजय कुमार, स्वागत है संजय जी आपका। बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर से अब इन 5 राज्यों के चुनाव में संजय कुमार हमारे साथ लगातार रहेंगे।
चुनाव का विश्लेषण, राजनीति का चुनाव की विश्लेषण करने के लिए आपके लिए आसान भाषा में संजय जी से बात करें। उसके पहले इंद्रजीत, आज दुखदुखी बड़ी होगी थोड़ी राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि बीजेपी ने मांग कर दी थी पहले ही कि कम से कम 6-7 चरणों में चुनाव होना चाहिए, और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक प्लान कुछ ऐसा ही आने वाला है, 6 से 8 चरणों का। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का दौरा कर चुका है बहुत बार, और ये मांग कर चुका है कि काफी चरणों में इसको बांट दिया जाए ताकि जो सेंट्रल फोर्स है उसकी तैनाती हर चरणों में हो पाए। पिछली बार की अगर हम बात करें 2016 में 7 चरणों में पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, तो इस बार अगर इलेक्शन कमीशन 8 चरणों की घोषणा करते हैं तो वो एक रिकॉर्ड माना जाएगा एक राज्य चुनाव के लिए। एक बहुत ही लंबा चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल में, उस तरह से अगर ये सही निकला तो। और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि उत्तर बंगाल से शुरू होकर दक्षिण बंगाल तक चुनाव होता है, और हमने देखा था 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो पहले उत्तर में चुनाव हुआ था, और स्लोली किस तरह से जो सेंट्रल फोर्स है उसकी तैनाती ऊपर से नीचे तक दक्षिण बंगाल तक होती है, और हर एक फेज के बीच में करीबन 4 से 5 दिन का गैप जरूर रहता है, डिले जरूर रहता है। लेकिन इस बार चुनौती ये होगी कि अगर आज इलेक्शन डेट अनाउंस होता है तो सिर्फ मार्च का महीना रह जाएगा कैंपेनिंग के लिए। अगर पूरे अप्रैल में चुनाव होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के लिए ये चुनौती है कि मई के पहले हफ्ते के पहले ही पूरा चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको खत्म करे, क्योंकि 4 मई से सीबीएसई एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो टाइम भी ज्यादा बचा नहीं है। तो जो गैप है एक दिन से दूसरे दिन के बीच में, शायद वो थोड़ा कम हो जाए इस बार, ये दिख रहा है। बिल्कुल इंद्रजीत, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी भी जाने माने सेफोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं। संजय जी, आज आंकड़े नहीं पूछूंगी, पहला सवाल यही होगा कि देखिए कितनी बड़ी ये चुनौती है आज की, शांतिपूर्वक तरीके से ये तमाम चुनाव इन राज्यों में हो। खास तौर पर अगर हम देखें, केरल में भी बीते दिन से लगातार हिंसा की खबर आ रही है, और पश्चिम बंगाल में तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं की मौत की, हत्या की गिनती सुनाते हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि कैसे ये चुनाव सुरक्षित हो, और ऐसे में कितने फेजेस में होता हुआ आप देखते हैं? अंजना जी, बार बार इस बात का जिक्र होता है कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी क्या है इलेक्शन कमीशन की। तो हम कहते हैं सबसे बड़ी जिम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन की फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। और अगर बंगाल का जिक्र कर रहे हैं, और बंगाल में जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं पिछले 2-3 महीनों से, बल्कि पिछले 6-8 महीनों से, ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है इलेक्शन कमीशन के लिए कि बंगाल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे कराया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन तो इस मामले में फेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पिछले 6-8 महीनों में लगातार चुनावी हिंसा हो रही है, दोनों गुटों के बीच झड़पें हो रही हैं। तो तकरीबन जिस बात का जिक्र अभी किया जा रहा था, 7 चरणों में तो पिछली बार 2016 में विधानसभा चुनाव कराए गए थे, तो अगर 7 चरणों से बढ़ा के 8 या 9 कर दिया गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन सीटें तमिलनाडु में है 232 और बंगाल में 294, और जो संकेत आ रहे हैं संजय जी वो ये कि तमिलनाडु में 1 चरण में ही हो जाएगा चुनाव, और असम में प्लानिंग 3 चरण की है। ये किस वजह से? ये ज्योग्राफिक कंडीशंस की वजह से या फिर सुरक्षा की वजह से असम में भी? नहीं, इसका रेशियो इस बात पे निर्भर नहीं करेगा कि सीटें कितनी हैं और कितनी सीटों पर चुनाव एक समय में कराया जा सके। सारा का सारा फोकस है कि कैसे चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से कराया जाए। तो हो सकता है आपको 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर इनके बारे में याद दिलाऊं, जम्मू एंड कश्मीर में एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कई चरणों में चुनाव हुए थे। एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को कई चरणों में बांट दिया गया था। इसकी वजह यह नहीं थी कि कंस्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी है, इतने ज्यादा मतदाता हैं कि एक दिन वो वोट नहीं कर सकते, लेकिन एक ही मुद्दा था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए हमें सिक्योरिटी फोर्सेस को मूव करना होगा, और मूव करने के लिए 1-2 दिन का समय चाहिए। तो बिल्कुल संकेत जो है वो साफ हैं, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तमिलनाडु, सारा का सारा तमिलनाडु एक दिन में वोट करे, और बंगाल में कई चरणों में चुनाव होगा, क्योंकि इसका संबंध नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसी या वोटर से है ही नहीं है। सारा का सारा फोकस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। लेकिन संजय जी, एक फटाफट कमेंट लेते हुए उसके बाद संजय शर्मा के पास भी जाएं, वो ये कि चुनाव 5 जगह पर है। तमिलनाडु की राजनीति भी अपने आप में दिलचस्प होती है, असम की राजनीति भी अपने आप में दिलचस्प होती है, और केरल की राजनीति की अपनी खासियतें हैं, पर सबकी नजर इस बार बंगाल पर सबसे ज्यादा क्यों? अगर चुनाव आयोग के नजरिए से देखें, उनके लिए तो सारे स्टेट्स बराबर हैं, लेकिन नजरिया
जो पॉलिटिकल एनालिस्ट आप जैसे लोगों का सारा नजर या राजनीतिज्ञों का सारा नजर बंगाल पर इस वजह से है क्योंकि जो 3 राज्य हैं, दक्षिण के 3 राज्य, चाहे केरल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात करें या पुडुचेरी की बात करें, इन राज्यों में बीजेपी के लिए हाई स्टेक्स नहीं है। बीजेपी अपना वोट प्रतिशत तो बढ़ा लेगी, लेकिन सरकार बनाने की कोई दावेदारी नहीं है। असम में बीजेपी की सरकार है, वो भी एक इंटरेस्टिंग राज्य है। बीजेपी अपने सरकार को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर है कि वहां पर बीजेपी के लिए मुझे तो कोई चुनौती दिखाई नहीं पड़ती है। चुनौती कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए एक ही है और वो है वेस्ट बंगाल, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का शासन है 10 साल से, और बीजेपी का पूरा प्रयास है कि सत्ता में परिवर्तन हो बंगाल में, और यही वजह है कि सारा का सारा फोकस वेस्ट बंगाल पर है। और बीजेपी इसी पर फोकस इस वजह से है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, देश में इतना जनाधार है उनके पास, इसी के लिए सारा फोकस वेस्ट बंगाल पर है। बिल्कुल। और संजय जी, लगातार चाहे वो उस वक्त अध्यक्ष थे पार्टी के अमित शाह या फिर गृह मंत्री के तौर पर, सबसे ज्यादा ताकत उन्होंने झोंकी और एक प्रतिष्ठा की बात उन्होंने बना ली है कि पश्चिम बंगाल में हमें कैसे अपना शासन लाना है। एक बार संजय शर्मा के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं विज्ञान भवन से। संजय, चुनाव आयोग ने भी कई राउंड्स, उनकी टीम अलग अलग राज्यों में गई और पश्चिम बंगाल में भी विजिट, खास तौर से जमीनी परिस्थितियों को भांपने के लिए ये दौरे कितने महत्वपूर्ण होते हैं इसका भी अंदाजा लगा, उसकी जानकारी आती रही। ये सब भी जरा पूरा कॉन्टेक्स्ट में आप बताएं कि कैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है राजनीतिक हिंसा का इतिहास देखते हुए। जी हाँ, जो चुनाव आयोग की टीम दौरे पर गई थी उनसे हमने कई बार बात भी की। उनका ये कहना है कि जब ये चर्चा करते हैं आपस में और जिन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं उसमें एक तो ये कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना कितना चुनौती भरा है यहाँ और क्या क्या एहतियाती उपाय किए जा सकते हैं। एक तो राजनीतिक हिंसा जिसका पहले से ही ट्रेलर चलता आ रहा है और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी मतदान की, वैसे वैसे उन्माद और बढ़ता जाता है। दूसरी चुनौती, दक्षिण के राज्यों में तमिलनाडु की स्थिति कुछ अलग है। वहाँ चुनाव आयोग के सामने चुनौती रहती है काले धन के इस्तेमाल को कैसे रोकना। इसलिए आप वहाँ देखेंगे कि 2-2 खर्च के ऑब्जर्वर बढ़ाए जाते हैं वहाँ पर, ताकि वो निगाहदारी रख सकें कि आखिर काले धन की आवाजाही कहाँ से हो रही है और कैसे इसको रोका जा सकता है। वैसे ही केरल में सुरक्षित चुनाव बड़ी चुनौती है क्योंकि वहाँ पर कोविड के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो हर जगह की अपनी अपनी डेमोग्राफी है, अपनी अपनी चुनौतियाँ हैं। लेकिन एक चीज़ और जिसमें ये कहा जाता है कि असम हो या पश्चिम बंगाल हो या फिर दक्षिण के राज्य हों, वहाँ के अपनी अपनी चुनौतियां हैं जिससे निपटने के लिए अलग अलग तरह के उपाय इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी हर जगह के गियर अलग अलग हैं और चुनाव आयोग ने हर तरह के गियर यहाँ पर लगाए हैं। बने रहिए आप सभी हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन अब से ठीक अब तो लगभग 1 घंटे का ही वक्त बचा है। चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। 4 राज्य और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु रहेगी हमारी नजर। फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।